नमस्कार सभी को। हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस टॉपिक को। तो गवर्नेंस को पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे जैसे शासन का अर्थ और दर्शन, शासन के लिए नौकरशाह की आवश्यकता, सुशासन, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार, लोकपाल, ये सीवीसी, सुशासन के आयाम, प्रशासनिक सुधार, एनजीओ वगैरह क्या होते हैं, उनकी भूमिका, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शासन होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी एक परिभाषा है, वो देख लेते हैं। राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय के सर्वोच्च अधिकारियों का ऐसा समुच्चय जो समुदाय की ओर से कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, कानून की शक्तियों का प्रयोग करना और समुदाय के मूल्यवान संसाधनों का आधिकारिक आवंटन करने के दायित्व का निर्वहन करना। इसे शासन वर्ग, शासक वर्ग या शासन कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से। तो ये शासन के बारे में थोड़ा सा देख लिया अपन ने। और अब जो होता है शासन का दर्शन, शासन का दर्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कि विश्वास और व्यवहार का समूह है शासन का दर्शन कहलाता है। व्यक्ति और संगठन के बीच समन्वय, ये भी शासन का ही दर्शन है। शासन रचनात्मक विकास को प्रेरित करता है। शासन संगठन के स्थायित्व का आधार भी होता है। शासन समग्र जीवन दर्शन का आधार होता है। और शासन के अंदर स्वयं की कमी और बुराइयों को दूर करने का उपचार तंत्र भी होता है। शासन को संचालित करने का सबसे उपयुक्त तंत्र होता है नौकरशाही। और नौकरशाही आवश्यकता होती है जनता के लिए। नौकरशाही संविधान की रक्षा करती है। संविधान जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है तीन। कार्यपालिका में होती है राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में कानून बनते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका में कानूनों को लागू किया जाता है। और ये स्थायी कार्यपालिका में ही नौकरशाही होती है। नौकरशाही क्या होती है, इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। नौकरशाही शासन संचालन के लिए स्थायी अधिकारियों का ऐसा समूह है जो सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करता है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में एक अलग ही परिभाषा बताई गई है। ये बताई गई है कि नौकरशाही पेशेवरों का ऐसा निकाय जो पूर्णकालिक अधिकारियों को गैर राजनीतिक क्षमता में राज्य के नागरिकों में नियोजित करता है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें ये परिभाषा दी गई है नौकरशाही की। नौकरशाही के प्रकार, नौकरशाही तीन प्रकार की है। पारंपरिक नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही और सप्रस्त नौकरशाही। लेकिन आज के समय में को देखते हुए दो प्रकार की नौकरशाही और बता गई, एक वैधानिक नौकरशाही और एक लोकतांत्रिक नौकरशाही। तो देखते हैं इनके बारे में। पहली है पारंपरिक नौकरशाही। पारंपरिक नौकरशाही क्या होती है? पारंपरिक नौकरशाही में परंपरा और व्यक्तिगत निर्णय को महत्व दिया जाता है, इसे पारंपरिक नौकरशाही कहते हैं। अभिभावक नौकरशाही, इसमें संचालन, इस मतलब प्रशासन का संचालन होता है। विद्वान, बुद्धिजीवी और अनुभवी अभिभावकों का दायित्व होता है इसमें प्रशासन करने का। इसमें और रूस और चीन में ये व्यवस्था पहले प्रचलित थी। इसके बाद में देखते हैं सरप्रस्त नौकरशाही। ये क्या होती है? यह संरक्षण पर आधारित नौकरशाही होती है। संरक्षण पर आधारित नौकरशाही होती है। इनमें सार्वजनिक सेवा में एक तरह का राजनीतिक वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अमेरिका में विद्यमान स्पॉइल सिस्टम ऐसी नौकरशाही का ही उदाहरण है। अमेरिका की इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के परिवर्तित होने के साथ ही पिछली सरकार से जुड़े सभी उच्च अधिकारियों को परिवर्तित कर दिया जाता था। इस तरह की प्रणाली में क्षमता और अनुशासन का भाव होता था। स्पॉइल सिस्टम का मतलब होता है कि सरकार 4 साल के लिए आई, तो जो अधिकारी नौकरशाही काम कर रही थी उस सरकार के साथ, वो 4 साल बाद में नई सरकार आने पर सभी को हटा दिया जाता था। यानी कि नई सरकार
अपने पसंद के लोगों को नियुक्त करती थी। अब बात करते हैं वैधानिक नौकरशाही। वैधानिक नौकरशाही क्या होती है? ऐसी नौकरशाही प्रशासन की वह प्रणाली जिनमें कार्यों की एक विशेषज्ञता, कार्यालय के लिए निर्धारित उद्देश्य और योग्यता, कार्रवाई के लिए निश्चित नियम, शक्ति की एक पदोसोपानीयता विद्यमान होती है। वैधानिक नौकरशाही वैधानिक नौकरशाही भारत में भी विद्यमान है। वैधानिक नौकरशाही में विधि का शासन होता है, प्रशासन वर्ग का समुच्चय होता है, पदोसोपानीयता होती है। इसमें पदोसोपानीयता में मतलब होता है कि एक कंपनी है, उसका एक बॉस, उसके नीचे 3 आदमी काम कर रहे हैं, उसके नीचे 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो 4 आदमियों का बॉस ये 3 आदमी, 3 आदमियों का बॉस 1 आदमी, ऐसे। और श्रम विभाजन होता है, आधिकारिक नियम होते हैं और अवैयक्तिक संबंध होते हैं और आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। वैधानिक नौकरशाही की कमियां: कार्यों की अति नियमबद्धता के कारण कार्यों में सृजनशीलता का अभाव उत्पन्न हो जाता है। कि कार्यों में अति नियमबद्धता होने के कारण जो भी कार्य आप करोगे उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, कागज की कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके कारण मनुष्य के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका अभाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति लाल फीताशाही को जन्म देती है। और अति नियमबद्धता के कारण व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभाव दिखाई देता है। नौकरशाही लोगों का मशीनीकरण कर देती है। कार्य जो भी आएंगे उनका फाइलों में ही दिन गुजर जाए, ऑफिस में ही रहे, वो फाइलों में साइन करते रहे। और नौकरशाही रूढ़िता इसको जन्म देती है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक नौकरशाही। ऐसी नौकरशाही में विधिक उत्तरदायित्व के साथ नैतिकता को प्रोत्साहित करना, लोगों की समृद्धि और खुशी को बढ़ाना, उनके हितों की रक्षा करना आदि को शामिल किया जाता है। एक नौकरशाही की विशेषताएं क्या होती है ये देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर ही सत्ता का संचालन किया जाना चाहिए। और दूसरा बिंदु, लोकतांत्रिक समाज स्वतंत्रता, समानता, न्याय इन पर आधारित होता है और इन्हें व्यवस्थित और गुणात्मक बनाने के लिए लोकतांत्रिक नौकरशाही अधिक उपयुक्त होती है। नंबर 3 बिंदु, आधुनिक समाजों में वैचारिक समन्वयता और संघर्ष व्यापक होते जा रहे हैं। सभी समाजों में पूंजीवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी जैसी विचारधाराएं एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा, समन्वय स्थापित कर रही है। वहीं दूसरी ओर कट्टरवादी और नो फांसीवादी जैसे सिद्धांत भी जन्म ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का व्यवहारिक और मानवीय होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का व्यवहारिक और मानवीय होना अनिवार्य है। उच्च तकनीकी ने लोगों के अंदर बढ़ रही अधिकारों के प्रति जागरूकता ने नौकरशाही को मानवता अनुकूल बनाने की मांग किया। जब नौकरशाही का दायित्व कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं अपितु अधिकारों का संरक्षण करना भी है। 5 नंबर विशेषता इसकी है, बढ़ रही जनसंख्या, औद्योगिक विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी की उन्नति, उपभोक्ता वस्तुओं में परिवर्तन, विशेषीकरण में वृद्धि समाज को जटिल बना दिया है। ऐसी जटिलता में विधिवत नौकरशाही अव्यवहारिक साबित हुई। अतः लोकतांत्रिक नौकरशाही इस कमी को पूरा करने में कारगर साबित हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 क्या है इसका? उत्तरदायित्व के विभिन्नीकरण ने भी लोकतांत्रिक नौकरशाही की मांग को व्यापकता प्रदान किया। उदाहरण के लिए, जहां पहले गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण का संरक्षण, कृषि उन्नतीकरण जैसे मामलों में प्रति केवल राज्य उत्तरदायी होता था, वहीं अब ऐसे उत्तरदायित्व का निर्वहन गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, पीपीपी प्रतिमानों के तहत भी किया जा रहा है। उत्तरदायित्व की यह व्यापकता लोकतांत्रिक नौकरशाही की अपेक्षा करती है। नंबर 7, वर्तमान समाज में वास्तविक औचित्यपरकता
और अनुक्रियाशीलता की मांग प्रबल हो रही है। एक नागरिक अपनी चेतना के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन करता है, उनमें अच्छे शासन की अपेक्षा करता है। नागरिकों की ऐसी जागरूकता की अपेक्षा लोकतांत्रिक नौकरशाही के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि नागरिकों में जो जागरूकता आ रही है वो एक लोकतांत्रिक नौकरशाही, जिसमें भय, भ्रष्टाचार, डर का माहौल नहीं होता, उसमें ये संभव होती है क्योंकि लोग अपने किसको वोट देना है, किस अपने निर्वाचित कौन उसके लिए अच्छाई का काम कर सकता है, उसके लिए वोट करे। पॉइंट नंबर 8, वर्तमान समाजों में जहां एक और लोगों का आर्थिक कार्य क्षेत्र दायरा बढ़ रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की अनियमितताएं जन्म ले रही है। इस स्थिति में नौकर स्वातंत्र का संवेदनशील होना अनिवार्य हो गया। अब समाज को 3 प्रकार से बांट दिया गया है, जैसे पारंपरिक समाज, आधुनिक समाज और उत्तराधुनिक समाज। अब इनमें तुलना करते हैं, जैसे आय का स्रोत क्या है। तो पारंपरिक समाज में प्राथमिक कृषि होती है, द्वितीयक सेक्टर में औद्योगिकरण होता है और तृतीय सेक्टर सेवा क्षेत्र होता है। इसमें उत्तराधुनिक समाज में शिक्षा का स्तर क्या होता है, पारंपरिक ही होता है। गाँव स्कूलों में पारंपरिक शिक्षा व्यावसायिक हो गई है आधुनिक समाज में, और शिक्षा मानवीय मूल्यों पर आधारित हो गई है। शहरीकरण, पारंपरिक समाज या न्यून शहरीकरण है, यहाँ पे केंद्रीकृत शहरीकरण, और यहाँ विकेंद्रीकृत शहरीकरण है। प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे सामूहिक आय, गाँव में एक खेत, जैसे एक खेत है तो उसमें परिवार के 4 या 5 मेंबर है, तो वो 4 या 5 मेंबर सभी मिलकर कार्य करते हैं। और आधुनिक समाज में न्यून प्रति व्यक्ति आय, श्रम घंटों पर आधारित होता है और अपेक्षाकृत अधिक, मतलब यहाँ पे सृजनशीलता के आधार पर होता है। उत्तराधुनिक समाज में ये न्यून होता है, ये विश्व में ये बहुआयामी में होता है। संवर्धी अपेक्षाकृत कम, क्योंकि कम पैसा होगा तो कम ही जीवन स्तर भी कम ही रहेगा उनका। अपेक्षाकृत अधिक होता है और ये लोकतांत्रिक नौकरशाही उपयुक्त होती है इनमें।